Hey everybody, welcome to the YouTube channel of Government Girls College Taranagar once again. Today we are going to discuss the basic principles of inheritance, also known as Mendelian principles of inheritance, जो कि मैंडल के द्वारा प्रपोज किए गए थे। तो अपने में से शायद ही कोई ऐसा हो जिसको मैंडल के बारे में नहीं पता हो, जो मैंडल को नहीं जानता हो। मैंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स बोला जाता है क्योंकि उन्होंने जेनेटिक्स का फाउंडेशन क्रिएट किया था। जेनेटिक्स के जो बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं वो उन्होंने प्रपोज किए थे। कैरेक्टर्स का ट्रांसमिशन एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में कैसे होता है, ये सबसे पहले मेंडल ने बताया था। मेंडल का जन्म 1822 के अंदर सिलीसियन नाम के गांव में हुआ था, जो कि उस टाइम ऑस्ट्रिया के अंदर आता था और आज चेक रिपब्लिक के अंदर आता है। तो ये शुरू से ब्रिलियंट स्टूडेंट थे। इन्होंने कई सालों तक फिलोसॉफी पढ़ा और स्कूलिंग के बाद इन्होंने ऑगस्टीनियन मोनेस्ट्री ज्वाइन कर ली। उसके बाद 25 ईयर्स की एज के अंदर इन्हें मोनेस्ट्री का प्रीस्ट बना दिया गया और 1851 के अंदर मेंडल ने यूनिवर्सिटी ऑफ वियना ज्वाइन की। यूनिवर्सिटी ऑफ वियना के अंदर इन्होंने एनरोलमेंट किया, जहाँ पे इन्होंने बॉटनी और फिजिक्स पढ़ा। तो ये वो प्लेस था जहाँ पे इन्होंने अपना रिसर्च एप्टीट्यूड डेवलप किया। मेंडल ने वहाँ से वापस आने के बाद कई क्रॉसेज कंडक्ट किए पी प्लांट के ऊपर, पाइसम सेटाइवम के ऊपर, और इन्होंने जो भी रिजल्ट्स निकाले इससे उन्होंने बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ जेनेटिक्स प्रपोज किए, जिनको हम कलेक्टिवली क्या बोलते हैं, मेंडलिज्म के नाम से जानते हैं। इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट का जो भी डेटा था, जो भी कंक्लूजन्स थे, ये 1865 के अंदर ब्रुन नेचुरल सोसाइटी के अंदर इन्होंने प्रेजेंट किया और 1866 के अंदर एनुअल प्रोसीडिंग्स ऑफ ब्रुन नेचुरल साइंस सोसाइटी के अंदर इन्होंने पेपर छपवाया, जिसका नाम था एक्सपेरिमेंट्स इन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन। तो मेंडल ऐसे पहले पर्सन नहीं थी जिन्होंने इस टाइप का कोई ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट कैरी आउट किया था। इससे पहले भी बहुत सारे साइंटिस्ट थे, बहुत सारे पर्सन्स थे जिन्होंने इस टाइप के एक्सपेरिमेंट कैरी आउट किए थे। इनमें से कुछ नेम्स हैं नाइट एंड गोस, कोलर्यूटर, गार्टनर, नॉर्डिन। तो एक्चुअल में मेंडल का जो वर्क था वो नाइट और गोस के वर्क का एक्सटेंशन था। इन्होंने नाइट और गोस के वर्क को कंटिन्यू किया और यहाँ पे इनको सक्सेस मिली। तो इसके सक्सेस क्या रीज़न थे वो हम आगे देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि मेंडल का जो वर्क था ये अनरिकग्नाइज्ड रहा ऑलमोस्ट 34 ईयर्स तक। क्यों नहीं मिली? तो इसका पहला रीज़न था लिमिटेड सर्कुलेशन ऑफ हिज पेपर। तो उस टाइम कम्युनिकेशन इतना इजी नहीं था, तो इनका जो पेपर था उसका ज़्यादा सर्कुलेशन नहीं हो पाया, ज़्यादा साइंटिस्ट उसको नहीं पढ़ पाए, तो इस वजह से इनका वर्क जो था वो हिडन रहा। नागेली ने मेंडल को सजेस्ट किया कि आप सेम का सेम जो वर्क है वो हॉकवीड के ऊपर भी कैरी आउट करो, लेकिन हॉकवीड के अंदर इनको सेम रिजल्ट्स नहीं मिले क्योंकि हॉकवीड के अंदर प्योर लाइंस, मतलब ट्रू ब्रीडिंग जो वैरायटीज़ होती है वो अवेलेबल नहीं थी। तो इस टाइप से यहाँ पे जो रिजल्ट्स थे वो डिफरेंट आए पाइसम सेटाइवम के कंपैरिजन में। तो सेम के सेम रिजल्ट्स इनको नहीं मिले, इसलिए खुद भी कन्विंस्ड इतने नहीं थे। और एक रीज़न ये भी था कि इनकी जो पर्सनैलिटी वो उसके अंदर एग्रेसिवनेस नहीं था। उस टाइम का जो वर्ल्ड था, साइंटिफिक वर्ल्ड, वो पूरा का पूरा डार्विन से ऑब्सेस्ड था और उस टाइम डार्विन ने अपना थियोरी ऑफ इवोल्यूशन प्रपोज कर दिया था और ओरिजिन ऑफ स्पीसीज आ चुकी थी। तो इस वजह से सारे के सारे जो पर्सन्स थे, जो भी साइंटिफिक वर्ल्ड था, वो डार्विन की थियोरी से ऑब्सेस्ड था, डार्विन से ऑब्सेस्ड था। मेंडल के जो कंक्लूजन थे वो अपने टाइम, अगर उस टाइम का कंपैरिजन करें तो इससे बहुत आगे थे। मेंडल ने फिजिक्स स्टडी किया, मैथ स्टडी किया, तो इन्होंने फॉर द फर्स्ट टाइम बायोलॉजी के अंदर मैथमेटिक्स अप्लाई किया। तो ये आइडिया जो था वो उनके कंटेम्प्रेरीज के लिए नया था। इसके अलावा मेंडल ने बताया था कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के अंदर कैरेक्टर्स का ट्रांसमिशन किया जाता है यूनिट फैक्टर्स के द्वारा। अब ये यूनिट फैक्टर्स जो होते हैं वो स्टेबल होते हैं, अनब्लेंडिंग होते हैं, डिस्क्रीट होते हैं। तो ये जो आइडिया था वो ये नया था और इनके एग्जिस्टेंस के लिए कोई भी प्रूफ मेंडल के पास नहीं था, या फिर ये फैक्टर किस चीज़ के बने होते हैं वो भी इन्हें नहीं पता था। वास्तव में पता है कि फैक्टर्स होते हैं वो जीन होते हैं और जीन जो होते हैं वो एक्चुअल में क्या होते हैं, वो डीएनए के सेगमेंट होते हैं। तो ये चीज़ किस चीज़ का बना है, मतलब ये फैक्टर किस चीज़ का बना है, ये उस टाइम के अंदर उनको नहीं पता था, इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तो ये कुछ रीजंस थे जिनकी वजह से मेंडल का वर्क जो था वो अनरिकग्नाइज्ड रहा। 3 साइंटिस्ट थे जिन्होंने मेंडल के वर्क को रीडिस्कवर किया। तो ये साइंटिस्ट कौन कौन से थे? ह्यूगो डी व्रीज, कार्ल कोरेंस और
एरिक वॉन सेरमैक। तो इन्होंने मेंडल के वर्क को रीडिस्कवर किया और बताया कि मेंडल ने जो भी प्रिंसिपल्स दिए हैं वो करेक्ट है। तब जाके आफ्टर 34 ईयर्स मेंडल के वर्क को रिकॉग्नाइज किया गया। इसके अलावा बैटसन, पनेट और दूसरे जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने देखा कि मेंडल के जो वर्क है, मेंडल के जो लॉज है वो एनिमल्स के ऊपर भी एप्लीकेबल होते हैं। तो इस टाइप से ह्यूगो डी व्रीज, कार्ल कोरेंस और एरिक वॉन सेरमैक के रीडिस्कवरी के बाद मेंडल के वर्क को रिकॉग्निशन मिला, इनके वर्क को मान्यता मिली। अब मेंडल ने क्या काम किया वो देख लेते हैं हम। तो फर्स्ट थिंग, मेंडल ने ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट्स कैरी आउट किए थे किसके ऊपर, पाइसम सेटाइवम या गार्डन पी के ऊपर, एडिबल पी के ऊपर, मटर के प्लांट्स के ऊपर इन्होंने अपने ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट्स कैरी आउट किए थे। अब अभी हमने बात की कि मेंडल का जो वर्क था वो नाइट और गोस के वर्क का एक्सटेंशन था। मेंडल को सक्सेस मिला, उन साइंटिस्ट को सक्सेस नहीं मिला। इसका रीज़न क्या था कि मेंडल ने अपनी स्टडी जो की थी वो वेल प्लान्ड स्टडी थी। इनको पता था कि कौन सा क्रॉस कब करना है, कैसे करना है। इन्होंने एक बार में एक ही कैरेक्टर को स्टडी किया। तो इससे पहले वाले जो साइंटिस्ट थे शायद उन्होंने बहुत सारे कैरेक्टर को एक साथ स्टडी किया, तो इन्होंने ऐसा नहीं किया, एक बार में एक ही कैरेक्टर को स्टडी किया। जो भी ये डेटा रखते थे उसका इन्होंने अच्छी तरह से ट्रैक रखा, अच्छा रिकॉर्ड इन्होंने रखा, अच्छा रिकॉर्ड इन्होंने मेंटेन किया। अब नेक्स्ट जो था, मेंडल लक्की थे कि इनको प्योर लाइंस मिली, क्योंकि प्योर लाइंस अगर नहीं होगी तो जो रिजल्ट्स मेंडल को मिले थे वो पॉसिबल नहीं है। जैसा कि इनके हॉकवीड के केस में हुआ था, हॉकवीड में इन्होंने एक्सपेरिमेंट किए और सेम के सेम रिजल्ट्स नहीं मिले। तो मेंडल लक्की थे कि इनको जो पी प्लांट की प्योर वैरायटीज़ मिल गई, प्योर लाइंस मिल गई, ट्रू ब्रीडिंग वैरायटीज़ मिल गई। इसके अलावा इन्होंने जो भी मटेरियल सेलेक्ट किया था, जो प्लांट सेलेक्ट किया था, इसके अंदर बहुत सारे कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स अवेलेबल थे, जो कि इस टाइप के एक्सपेरिमेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इनके पास जो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स अवेलेबल थे उनको ईजिली डिस्टिंग्विश किया जा सकता है। अब मेंडल जो थे, इन्होंने पी प्लांट को ही क्यों चूज किया, इसके कई रीज़न है। पहला रीज़न ये है कि पी प्लांट जो है ये एक एनुअल प्लांट होता है, तो एक बार में मतलब 3 मंथ्स के अंदर ही ये रिजल्ट प्रोड्यूस कर देता है, और ये बाइसेक्सुअल होता है। इसके फ्लावर जो होते हैं वो बाइसेक्सुअल होते हैं। तो इस टाइप से ये नेचुरली सेल्फ पोलिनेट होते हैं और उनको ईजिली इमैस्कुलेशन की प्रोसेस के द्वारा इनका कंट्रोल्ड ब्रीडिंग कंट्रोल भी की जा सकती है, कंट्रोल्ड ब्रीडिंग की जा सकती है। इनके अंदर लार्ज नंबर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स अवेलेबल होते हैं जो इजीली डिस्टिंग्विशेबल होते हैं, जिनको आसानी से विभेदित किया जा सकता है, जो हम आगे देखने वाले हैं। इसका कल्टीवेशन ईजी होता है, इसको ईजिली ग्रो किया जा सकता है। तो और इसके अलावा इनके जो F1 हाइब्रिड्स होते हैं वो फर्टाइल होते हैं। तो ये कुछ रीजंस थे जिनकी वजह से मेंडल ने पी प्लांट को सेलेक्ट किया। मेंडल का जो फर्स्ट पॉइंट था वो क्या था, सिलेक्शन ऑफ ट्रेट्स। जब इन्होंने स्टार्ट किया तो इनके पास 34 वेराइटीज़ थी, और ये वेराइटीज़ एक्चुअल में कैसी थी, प्योर लाइन थी। तो प्योर लाइन वेराइटीज़ वो होती हैं जिनका ब्रीडिंग करवाने पर जो आगे की जनरेशन आएगी उसके अंदर किसी भी टाइप का चेंज नहीं आएगा। जो पेरेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स है वो सेम की सेम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्प्रिंग के अंदर भी देखने को मिलेंगे। तो इन्होंने 7 पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स सेलेक्ट किए। तो ये कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स कौन कौन से थे, तो पहला जो कैरेक्टर था वो था सीड शेप। तो 2 टाइप के ट्रेट यहाँ पे अवेलेबल थे, राउंड और रिंकल्ड। तो यहाँ पे जो भी हम ट्रेट पढ़ेंगे इनमें से एक डोमिनेंट होता है और दूसरा रिसेसिव होता है। अब ये डोमिनेंट और रिसेसिव क्या होते हैं वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो सीड शेप, राउंड, रिंकल्ड। इसी टाइप से सीड कलर येलो और ग्रीन। पोड शेप, इन्फ्लाटेड मतलब फूली हुई, पोड्स फूली हुई फलियाँ, और कॉन्स्ट्रिक्टेड मतलब पिचकी हुई। पोड कलर ग्रीन एंड येलो, फ्लावर कलर पर्पल एंड वाइट, फ्लावर लोकेशन एक्सियल एंड टर्मिनल, और प्लांट साइज या स्टेम हाइट टॉल एंड ड्वार्फ और शॉर्ट। अब इनमें से डोमिनेंट कौन सा है, रिसेसिव कौन सा है, तो वो हम बता सकते हैं क्रॉस करने के बाद। तो कैसे बताते हैं आगे देखेंगे। तो मेंडल ने कौन सी क्रॉसिंग टेक्निक यूज़ में ली थी, तो अभी हमने बात की जो पी प्लांट के जो फ्लावर्स होते हैं वो बाइसेक्सुअल होते हैं। अब नेचुरली ये कैसे होते हैं, सेल्फ पोलिनेट होते हैं, लेकिन हमें ब्रीडिंग को कंट्रोल भी करना है। तो मेंडल ने क्या किया, ब्रीडिंग को कंट्रोल करने के लिए बर्ड कंडीशन के अंदर मतलब मैच्योरिटी से पहले ही स्टेमन्स को रिमूव कर दिया, एंथर्स को रिमूव कर दिया। और इस टेक्निक को हम क्या बोलते हैं, इस टेक्निक को हम बोलते हैं इमैस्कुलेशन। तो इमैस्कुलेशन के अंदर हम क्या करते हैं, एंथर्स को मैच्योरिटी से पहले रिमूव कर देते हैं। तो पहला जो स्टेप होता है वो है इमैस्कुलेशन।
और इमैस्कुलेशन के बाद हम क्या करते हैं कि ब्रीडिंग को कंट्रोल करने के लिए हम अपना जो फेवरेट जो प्लांट होता है, अपना जो डिजायर्ड प्लांट होता है, उससे हम पोलन ग्रेन्स कलेक्ट करते हैं, और पोलन ग्रेन्स को जिस प्लांट का हमने एंथर रिमूव कर दिया था उसके ऊपर ब्रश की सहायता से उसको डस्ट कर देते हैं। तो इसको हम बोलेंगे ट्रांसफर ऑफ पोलन। उसके बाद हम क्या करेंगे, कंटामिनेट नहीं हो, अपना फ्लावर कंटामिनेट नहीं हो, इसके लिए हम इसको पेपर बैग से ढक देते हैं। तो इस स्टेप को हम बोलते हैं बैगिंग, ताकि अपना जो भी प्लांट है वो कंटामिनेट नहीं हो, क्योंकि दूसरे भी पोलन ग्रेन्स है वो यहाँ पे आ सकते हैं। तो इसको कंटामिनेशन से बचाने के लिए इसका बैगिंग कर दिया जाता है। उसके बाद इसको मैच्योर होने देते हैं। मैच्योरिटी के बाद क्या होता है कि कार्पल्स मैच्योर होंगी और मैच्योर होकर ये पॉड्स बनाएंगी। अब हम क्या करते हैं कि कुछ जो कैरेक्टर वो तो इसी जनरेशन में हमें देखने को मिल जाएंगे, जैसे सीड शेप है, सीड का कलर है, और कुछ जो कैरेक्टर्स होते हैं वो हमें यहाँ पे नहीं देखे जा सकते, उनको हम सीड्स को ग्रो करने के बाद ही दे सकते हैं। जैसे कि फ्लावर का कलर है, फ्लावर की पोजीशन है, स्टेम की हाइट है, या फिर जो पोड का शेप है, पोड का कलर है। तो ऐसे कैरेक्टर हमें तभी देखने को मिलेंगे जब आप सीड्स को ग्रो करोगे। तो कुछ कैरेक्टर जो होते हैं वो हमें हाथों हाथ देखने को मिल जाते हैं, उसके लिए हमें सीड उगाने की, सीड ग्रो करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और कुछ जो कैरेक्टर्स होते हैं तभी दिखते हैं जब आप सीड को ग्रो करा के नए प्लांट से वो प्राप्त करोगे। तो ये क्रॉसिंग टेक्निक के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है वो इमैस्कुलेशन। इमैस्कुलेशन मीन्स रिमूवल ऑफ एंथर बिफोर मैच्योरिटी। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम मोनो हाइब्रिड क्रॉस डिस्कस करेंगे। सो दैट्स वेयर आवर क्लास एंड्स। थैंक यू सो मच।